नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूं जो हरियाणा के लोगों के लिए खास तौर पर है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने जिस तरह से परिवार पहचान पत्र को लेकर और जिस तरह से लोगों की हाईएस्ट इनकम 1,80,000 से कम वालों को सुविधाएं देने की बात कही है और इससे ऊपर के लोगों की सारी सुविधाएं बंद करने की बात कही है। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। अधिकतर लोग, आपको बता दें, ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के बाद फंस चुके हैं। आप कहेंगे ये क्या मामला हुआ? ये मामला ये है दोस्तों कि लोगों ने इनकम टैक्स भर दी, जो स्लैब होता है इनकम टैक्स का कि बिना टैक्स के रिटर्न भर देना। अब दोस्तों, उसका हाईएस्ट क्राइटेरिया क्या होता है? 5 लाख। 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम शो करते हो तो आपको उसका टैक्स नहीं भरना। यदि आपने 2.5 लाख कर दी है तब भी आपको टैक्स नहीं भरना। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि जो ये इनकम टैक्स के चक्कर में फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं, मकान बनाने के लिए लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन सोच रहे हैं, पर्सनल लोन के लिए सोच रहे हैं, शादी के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, ये लोग सारे के सारे अब हरियाणा सरकार के जो नए आदेश आए हैं उससे फंस जाएंगे। और दोस्तों, हुआ भी ऐसे ही है। बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब फंस चुके हैं, सुविधाएं बंद हो गई हैं, लोग तड़फ रहे हैं। कभी किसी अधिकारी के पास जाते हैं, कभी किसके पास जाते हैं, तो कभी किसी के पास जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा आखिर करे क्या। डीएफएससी से हमने बात की तो उन्होंने अपना लॉजिक दिया। एडीसी मैडम से बात की तो उन्होंने पूरी की पूरी हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए उसके समाधान का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, मामला फंस जाता है जब आप रिटर्न भर चुके होते हैं। जहां आपने रिटर्न भर दी वहां आप फंस गए। अब इस रिटर्न भरने के बाद जब आप फंस गए तो आपने निकलना कैसे बाहर है? आज हम आपकी सीधी बात कराने जा रहे हैं हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मदान जी से। खास तौर पर एक चर्चा करने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे किस किस कैटेगरी के लोगों की कैसे कैसे सरकारी सुविधाएं कट चुकी हैं। चलिए सीधी बात करते हैं संजय मदान जी के साथ। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा स्टेट बार टैक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मदान। मदान साहब, आपका अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुखीजा जी, आपका धन्यवाद जो आप हमारे ऑफिस में आए और आज किसी चर्चा के विषय में आज हमारे साथ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी, लंबे समय से आप सेल टैक्स की और इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरते हैं, लोगों की बड़ी मदद करते हैं उनके व्यापार में, घर बनवाने में, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनवाने में। क्या लगता है जो ये रिटर्न भरते हैं इसका कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है? देखिए, फ़ायदा या नुकसान नहीं, ये तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज़ हैं जिसको हर व्यापारी को और हर करदाता को ये उसकी ड्यूटी है। इसके लिए कोई बेनिफिट या कोई लॉसेस की वो वाली बात नहीं आती। ये तो उसको एक्ट के मुताबिक अपना टैक्स भरना है, प्रॉपरली भरना है। लेकिन व्यापारी लोग अपना टैक्स यदि वो व्यापार कर रहे हैं तो उनके पास इतने सुविधाएं या इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो अपना टैक्स कैसे भरें और किस सिस्टम में भरें। जैसे जीएसटी के पोर्टल्स हैं या इनकम टैक्स के, वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं। वो टैक्स देने की नीयत से हमारे चैनल से जो है ना अपना टैक्स की रिटर्न्स फाइल करवाने के लिए आते हैं। संजय जी, बड़ा बवाल हो चुका है हरियाणा के अंदर इनकम टैक्स को लेकर। बहुत से लोग हैं जो रिटर्न भर देते थे किसी ना किसी मकान बनाने के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, पर्सनल लोन के चक्कर में, या फिर घर में कोई शादी करनी है उसके चक्कर में। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र की जो हाईएस्ट इनकम है 1,80,000 कर देगी और इससे ऊपर के लोगों को हर सुविधा से मुक्ति प्रदान कर देगी। देखिए, सबसे पहले तो इनकम टैक्स जिसकी लाइबिलिटीज़ मान लो 2.5 लाख से ऊपर की रिटर्न है, उसकी इनकम है, तो उसको टैक्स भरना और रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन बहुत से लोग थे जो रिटर्न फाइल नहीं करते थे, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते थे। यदि उनको लोन लेने जाना है तो रिटर्न की कॉपी मांगते थे। उनकी लाइबिलिटी भी बनती थी, उनकी टैक्स की ड्यूटी भी बनती थी, लेकिन वो रिटर्न फिर भी फाइल नहीं करते थे। लेकिन जिसकी पर्पस लोन्स था या बच्चों को बाहर भेजना था, उस पर्पस के लिए जिसको वाइट मनी चाहिए होती थी, तो उसके चक्कर में रिटर्न भरना लोगों ने स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने भी उनको कॉपरेट किया और जो उनकी टैक्स की लाइबिलिटी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट भी करी गवर्नमेंट ने। अब बात आती है कि फैमिली आईडी कार्ड या आपकी पहचान पत्र है जो, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आते थे
जो रिटर्न अपनी फाइल करवाते थे, क्योंकि जिस हिसाब से रिटर्न भरी जाती थी, यदि उसकी 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख इनकम है, उसी के हिसाब से उसको लोन मिलता है। क्योंकि यदि इनकम 3 लाख है तो उसकी इंस्टॉलमेंट 6 लाख नहीं हो सकती, तो वो उससे नीचे नीचे ही इंस्टॉलमेंट उसकी बनती है, जिसकी वजह से वो रिटर्न हमारे से फाइल करवाने आते हैं। लेकिन अभी जो पूरे हरियाणा में देखने में आया कि भाई फैमिली में जिसकी इनकम 1,80,000 से नीचे है, वो ही गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो पेंशन है या दूसरे राशन की सुविधाएं हैं, तो वो जितनी भी स्कीम्स हरियाणा की थी वो उसको तब मिलेंगी यदि उसकी इनकम 1,80,000 से नीचे है। लेकिन काफ़ी लोगों ने इनकम 3.5 लाख 5 लाख तक, जैसे कोई टैक्स नहीं है तो 3.5 4 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख तक 2 लाख इतनी रिटर्नें अपनी फाइल कर लिया। लेकिन जब वो फैमिली आईडी में अब सर्वे हुआ, उस सर्वे के दौरान उन्होंने पाया कि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो तो 4 लाख हैं, और हम उनको पेंशन दे रहे हैं, हम उनको सस्ते में अनाज दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो है वो पेंशन भी कटी हैं, और ऐसे लोगों की जो है सुविधाएं जो हरियाणा सरकार की हैं वो कटी हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ा जबरदस्त पैंतरा था। सरकार आए दिन कर्जे के बोझ के नीचे दबती जा रही थी। प्रति व्यक्ति बात करें तो काफी लाखों के नीचे आ चुका हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति। अब स्कीम बनाई जाती है, कॉन्फिडेंशियल एक स्कीम बनाई जाती है कि हरियाणा का कर्जा कैसे मुक्त किया जाए। तब ये घुस जाती है PPP वाली PPP, परिवार पहचान पत्र की एक योजना। बड़े दिमाग से खेला गया है जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ, कि इसकी लाइबिलिटीज जो है, इसका जो क्राइटेरिया जो है 1,80,000 पे कर दिया जाए। अब लोग फंस गए इसके अंदर, संजय जी, लोग फंस गए। अब लोग क्या है कि अधिकतर लोग हरियाणा के लोगों ने ITR भरी हुई है। अब ITR भरने से उनकी इनकम का प्रूव हो गया, अब वापस कैसे आ सकते हैं वो? देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो है ही गरीबों के लिए। जो लोग इनकम जिनकी कम है, 100 गज से नीचे का उनका मकान है, उन्होंने कोई लोन्स ले रखे हैं, या फिर एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, या फिर आप उनके नाम कार है, या फिर आप ये लगाओ कि कोई गवर्नमेंट की कोई ऑलरेडी पहले से पेंशन ले रही है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो ऐसे लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनको बुढ़ापा पेंशन या ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो एक गवर्नमेंट ने ये ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है। यदि ऐसा क्राइटेरिया बन गया है, उसके बावजूद भी लोग इस क्राइटेरिया के अंदर होने के बावजूद भी फिर भी पेंशन ले रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट की सुविधाएं ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो कटनी चाहिए थी, और वो जेन्युइन है। गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बना दिया उसके अंदर होने के बावजूद भी आप पेंशन ले रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आप सरकार को भी अपना 420 कर रहे हैं उनसे, कि आपने जब भी ये चीज़ें बनवाई होंगी तब भी तो आपने लिख के दिया होगा कि मेरी इनकम 1,80,000 से नीचे है। कोई ना कोई एफिडेविट या कोई रिटर्न में कुछ फॉर्म में भी लिखा होगा कि मेरी बिलो टैक्सेबल इनकम है 1,80,000 से नीचे है। तो यदि आपकी 1,80,000 से ऊपर की इनकम है, आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हो, 100 गज का मकान है, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, आपके यहाँ पहले से कोई पेंशन चल रही है, आपका घर में कोई यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, यदि आप ये चीज़ें पहले भी आप सुविधाएं ले रहे हैं और उसके बाद भी आप सोचें कि भाई बुढ़ापा पेंशन मिल जाए या अपना राशन वगैरह मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो तो कटना जायज़ था। लेकिन इतने सारे लोग कट गए तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों ने ऐसे गलत सुविधाएं ले रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का सर्वे गलत हुआ हो, या कुछ लोग ऐसे भी हुए हों जिनका शायद गलती से कट गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, अभी हरियाणा सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है पूरे हरियाणा के लिए, कि भाई ये कमेटी दोबारा ऐसे लोगों को जिनका नाजायज कट गया है, या राशन कट गया है, या उनकी बुढ़ापा पेंशन कट गया, उस पर सर्वे दोबारा करा के उनकी दोबारा बहाल कराई जाए पेंशन, और उनको वो सुविधाएं दोबारा दी जाए। ये गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से इसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में, ऐसे लोगों की तादाद ऐसी थी कि जिनके ये सुविधाएं खत्म हुई हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, और ये ADC मैडम ने बताया था हमें हमारे साथ खास बातचीत के अंदर कि हरियाणा सरकार ने 5 लोगों की एक कमेटी बना दी है, और जो लोग इसका ऑब्जेक्शन दर्ज करवा रहे हैं तो उनका सर्वे हो सकता है, और ये सर्वे बताया जा रहा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसमें संजय जी कुछ लोग ऐसे भी फंस गए, किसानों की बात करें, जिन किसानों ने ठेके पे जमीन ले रखी थी और फसल बेची, जे फार्म आया, जे फार्म आते ही उनकी इनकम बढ़ी, और उनका भी देखिए वही बात है कि PP जो पहचान पत्र में इनकम थी वो बढ़ गई एकदम से, वो कट बात गया। आ रही है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं, मेरे पास भी ऐसी कुछ सूचनाएं आई कि मेरी इनकम जो है ना जी 1,80,000 से नीचे है, मेरा बुढ़ापा पेंशन काट दिया गया। लेकिन हमने उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए कि भाई आपकी तो है एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं भी है, लेकिन आपके अकाउंट में
जो आपने फसल बेची है जे फार्म के अगेंस्ट, जो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट्स में आई है, उसको आप कैसे जुटला दोगे? यदि आपके पास जमीन नहीं है, आपने ठेके पे ले लिया और ठेके पे लेने के बाद आप इनकम सोर्स आपका बन चुका है, तो आप 180 से ऊपर हो चुके हो, आपके पास 3-4 लाख या 5 लाख रुपए के जे फार्मों की इनकम आ चुकी है, तो आपकी इनकम 180 से ऊपर हो चुकी है, तो फिर आप बुढ़ापा पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको वो बुढ़ापा पेंशन सरेंडर कर देनी चाहिए और आप अपने जो बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड या ठेके पे लेके जो काम कर रहे हैं, तो उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर उस स्कीम में आप जो है ना, क्यों ये सोचते हो कि भाई मेरे को जो है ना बुढ़ापा पेंशन भी मिले और मैं एग्रीकल्चर में भी जो है ना टॉप में रहूं? दोनों तरह से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं लोग। बिल्कुल यही सोच है जी। संजय जी, एक बात है, मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन जो धीरे धीरे हर चीज़ करते जा रहे हैं, ट्रांसफ़र सबसे पहले ऑनलाइन की, उसके बाद और चीज़ें, और डिपार्टमेंट्स को काफ़ी ऑनलाइन कर दिया, और जिस तरह से अब ये जो चाबुक चला है जनता की इनकम को लेकर, कहीं ना कहीं लगता नहीं सकारात्मक काम था ये? देखिए, जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन हो, चाहे पहले हम अपने वैट या इनकम टैक्स था, आज वो सब चीज़ ऑनलाइन है, तो व्यापारी कहीं न कहीं पकड़ में आ चुका है, जकड़ चुका है, वो अब मैनिपुलेशन की नहीं सोचता। ऐसे ही जो आम आदमी है, जो किसी भी तरह की कोई भी स्कीम में कोई भी बेनिफिट ले रहा है, यदि वो स्कीम्स के अंदर यदि वो एलिजिबल है, तो ही ले, यदि वो एलिजिबल नहीं है, तो वो मैनिपुलेट करके उन पेंशन्स को बनवाने की कोशिश ना करे या फिर कुछ और फैसिलिटीज़ लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो कहीं न कहीं ऑनलाइन सिस्टम्स में ट्रेस आउट हो जाएगा। हरियाणा सरकार उसको पकड़ लेगी कि आपका इनकम सोर्स या आप जो सुविधाएं ले रहे हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है, आप उसमें फॉल नहीं करते। तो ये ऑनलाइन का एक अच्छा बेनिफिट है, जिसके कुछ रिजल्ट्स तो अभी आने लगे हैं। यदि आज ठीक है, एक लगता है कि भाई बहुत सारे जो फैमिली आईडी कार्ड के थे, जिनकी इनकम होती और बुढ़ापा पेंशन कट गई, वो नंबर ऑफ तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये हाहाकार मची। अदरवाइज इसमें अब कितने गलत लोग हैं या कितने ठीक लोग हैं, वो भी एक विषय है जांच का, क्योंकि ज़्यादा लोग होने का मतलब ये नहीं है कि वो सब सच्चे हो गए। यदि कहीं पे कम लोग खड़े हैं और कहीं ज़्यादा खड़े हैं, तो ज़्यादा वाले यदि गलत हैं, तो वो गलत ही रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं जिसने भी ये दिमाग दिया सरकार को, वाकई में दाद देनी पड़ेगी। रीजन क्या है? सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हरियाणा कर्जा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी 2-2, 3-3, 4-4 फायदे उठाने के चक्कर में लगा हुआ था। संजय जी, बड़ा सवाल है कि जो एक बुढ़ापा पेंशन एक सम्मान के रूप में दी जाती थी, वो भी कटने लगी है। उसका क्राइटेरिया तो अलग करना चाहिए था। देखिए, आज गवर्नमेंट ने यदि 1,80,000 रुपए की सीमा रखी है या बिजली का बिल या कुछ भी रखा है, तो यदि लगता है कि भई उसके बावजूद भी यदि 1,80 को बढ़ाने की यदि कोई ज़रूरी है और उसकी आवश्यकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पे विचार भी करेगी कि भई 1,80 में यदि उस बुढ़ापा पेंशन से गुज़ारा नहीं हो सकता, तो उसकी क्राइटेरिया थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि यदि सरकार यदि इन चीज़ों पे भी विचार करे, तो वो आम आदमी के लिए सब कुछ के लिए बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सरकार को एक बार अपने निर्णय पे थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। मतलब कि रिव्यू करेंगे, सोचेंगे, कई लोगों के परिवार तो ऐसे हैं केवल बुढ़ापा पेंशन पर ही चल रहे हैं। अगर वो बुढ़ापा पेंशन पे चल रहे हैं और उनकी इनकम कम है, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, मिनिमम 50,000, अगर उसकी बात करें तो उसको फायदा नहीं मिल पाता, उसका कट जाता है राशन कार्ड के अंदर से नाम, परिवार पहचान पत्र के नाम से, वहां से भी नाम कट जाता है। और एक बात करें संजय जी, एक बड़ा इशू और क्रिएट आ गया। जो बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में दाखिला लिया हुआ था, उनकी भी इनकम बढ़ गई, उनके भी अब जाके लफड़े पड़ गए, उनके भी अब सेक्शन जो वो क्या बोलते हैं एडमिशंस, हाँ, वो 34 ए में कट जाएंगे। 34 की बात करें तो 34 ए में जो पहले गरीब बच्चे होते थे, जिनकी इनकम वही फैमिली की इनकम 1,80,000 से नीचे होती थी, तो उनके बच्चों को हरियाणा सरकार ने फ्री पढ़ाने का एक प्रोविज़न दिया हुआ था पहले, और वो हर साल जो है ना अपनी 1,80,000 से नीचे की इनकम का प्रूफ सबमिट कराया करते थे। लेकिन लास्ट ईयर से वो 34 ए भी वैसे तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो पहले एडमिशन हो चुके हैं, जो चल रहे हैं। उसमें हर साल उस फैमिली को अपनी इनकम का सर्टिफिकेट सबमिट कराना होता है। लेकिन आज यदि वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो यदि उन्होंने रिटर्न फाइल कर रखी है, तो वो इनकम सर्टिफिकेट जब बनेगा, तो वो उसका इनकम टैक्स की रिटर्न्स के मुताबिक ही इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। यदि वो वहाँ पे स्कूल में सबमिट कराने जाते हैं, तो उनके बच्चों का जो 34 ए में एडमिशन है, वो भी खत्म हो जाएगा और उनको भी जैसे दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, वैसे ही बच्चे उनके भी पढ़ने होंगे, क्योंकि उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न में इनकम ज़्यादा है।
बिल्कुल दोस्तों, जो जेब पर भार पड़ने वाला है वो दब के बाहर पड़ेगा। बिजली का बिल किसी का 9,000 आ गया, वो भी गया काम से। हाँ, बिल्कुल। देखो, सरकार ने कोई क्राइटेरिया बनाया, उसमें भी काफ़ी लोगों की कहीं न कहीं सलाह होगी, कुछ ना कुछ उस पे भी स्टडी हुआ होगा कि जो घर 9,000 रुपए का बिजली का बिल अफ़ोर्ड कर सकता है, तो इसका मतलब वो अपना घर का गुज़ारा या फिर वो खाना-पीना जो भी है उसका, वो अफ़ोर्ड कर सकता है। यदि उसकी 1,80,000 रुपए की इनकम है, तो वो इसका मतलब घर में 1,80,000 से नीचे है, तो वो घर का खर्चा नहीं चला सकता। लेकिन यदि वो 1,80 से ऊपर दिखा रहा है, तो कहीं न कहीं इसकी लिमिट जो है सरकार ने बड़े सोच समझ कर और बनाई होगी, और मेरे हिसाब से अच्छा सर्वे भी हुआ होगा और काफ़ी अधिकारी और इसमें कर्मचारियों ने मिलकर ये चीज़ें बनाई होंगी। यदि फिर भी इसमें कहीं पे लगता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पे भी विचार करेगी, भई 1,80 को यदि उसने 2 करना है या ढाई करना है, ये भी बात की बातें हैं। लेकिन आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, उस स्टेज पे यदि 1,80 की लिमिट है, तो यदि 1,80 से नीचे वाले को ही बेनिफिट मिलने चाहिए जो सरकार के बेनिफिट हैं। यदि किसी की इनकम ऊपर है, तो उसको खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो सरकार कहीं न कहीं अब काटना शुरू कर ही रही है, उसकी फैसिलिटीज़ वो बंद कर रही है। संजय जी, आप स्टेट का बार टैक्स यानी कि सारा देखते हैं, टैक्स बार एसोसिएशन पूरी देखते हैं। सरकार को टैक्स से बड़ी कमाई है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन देने में सरकार का दिल नहीं कर रहा, ना पब्लिक को कुछ देने का बिल्कुल भी कहीं भी सोचा नहीं जा रहा। अगर बात करें डिपो के माध्यम से भी, आखिरकार जनता को मिलता क्या है? मिलता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लोचे में जनता फँस गई है। ऐसा नहीं है, जितना भी सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा होता है, मैं समझता हूँ कि उसके अकॉर्डिंगली अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यदि हम करनाल की डेवलपमेंट्स देखें या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखें, पूरे हरियाणा में जहाँ पे भी हमारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यदि अभी मैं बात करूँ, तो एक जो नया एक रास्ता निकला है अम्बाला से इधर अपना जींद, कैथल अपना हाईवे बना है, हाईवे स्टेट बना है। हाईवे। तो एक इतना बड़ा, मतलब बड़ा हैरान होते हैं कि भई आज हम ऐसी सड़कों पे निकलते हैं और ऐसे हाईवे पे निकलते हैं जहाँ पर मतलब कहीं पे कोई स्टॉपेज नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसी-ऐसी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो व्यापारियों के जो रेवेन्यू है, उन्हीं से ही हो रही हैं। चलिए दोस्तों, जाने से पहले आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। संजय जी, जिन लोगों ने गलती से या समझने के बावजूद भी रिटर्न्स भरी हैं, क्या वो लोग वापिस 1,80,000 के नीचे के क्राइटेरिया में आ सकते हैं? क्या जो उन्होंने रिटर्न भरी हुई है, वो दोबारा से रिव्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप जो रिटर्न है जिसने पहले 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख तक भरी हैं, वो अब अपनी इनकम, यदि उनकी बिलो टैक्सेबल इनकम है, यदि 1,80 से नीचे की इनकम है, तो वो अपनी 1,80 से नीचे की रिटर्न फाइल करके और जो ये फैमिली आईडी कार्ड जहाँ बन रही हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखो जी, मेरी इनकम 1,20,000 है या 1.5 लाख है, 1,80 से नीचे है और इनकम टैक्स में मैंने डिक्लेयर कर दी है वो। यदि वहाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि नहीं जी, ये इनकम कम दिखा रहा है और रिटर्न इसने कम भरी है और वैसे इनकी इनकम ज़्यादा, तो वो इनकम टैक्स में ट्रेस आउट हो जाएगा। वहाँ भी इनकम टैक्स वालों के अपने सिस्टम्स में, वो भी यदि उसकी 4 लाख या 5 लाख इनकम होगी, वो ट्रेस आउट कर लेंगे। यदि वो 1,80 की से नीचे की रिटर्न फाइल करता है और वो रिटर्न्स लेके वो जहाँ पहचान पत्र बन रहे हैं, वहाँ ऑब्जेक्शन रेज़ करेगा और अपनी रिटर्न्स की कॉपी देगा, तो मैं समझता हूँ कि वो जो फैमिली आईडी कार्ड बना रहे हैं या पहचान पत्र बना रहे हैं, वो उसको रेक्टिफ़ाई करेंगे और उसकी इनकम सोर्स को जो है नीचे 1,80 से नीचे को कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये खबर बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखने के बाद शेयर ज़रूर कर देना, अपने कमेंट्स ज़रूर कर देना। संजय जी, आपने हमसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। बिल्कुल दोस्तों, अब जाने से पहले आपको बताते हैं आखिरकार हुआ क्या? ये बवाल मच कैसे गया? आपको बताते हैं, सरकार की एक सोच थी कि लोगों के सबसे पहले जो आधार कार्ड थे, उसको बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया। उससे आपकी जो गुप्त चीज़ें थी, वो सरकार के पास पहुँच गई। अब इसी तरह से एक मांग हमने उठाई थी, आज से कई साल पहले मैंने खुद लिखा था कि केंद्र सरकार को अगर देश में फर्जी मतदान बंद करना है, तो वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाए। इस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। अब देखना यह है कि हरियाणा के अंदर जो परिवार पहचान पत्र की इनकम को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.